हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर करी थी इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड। आज की क्लास में हम जो इंटरनेशनल कुछ कॉन्फ्रेंसेस और सेशंस हुए हैं वो हम कवर करेंगे। कुछ यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड सेशंस हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम कवर कर लेते हैं आज। उसके बाद में हम हमारे रिपोर्ट्स और इंडाइसेस वगैरह ये भी मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ में। सबसे पहली न्यूज है हमारी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंटी करप्शन फोरम है ये, और ये कहाँ हुई है? दोहा, कतर में हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई है। तो इस न्यूज से रिलेटेड दो टेक अवे हमारे पास में। पहले तो जो नेशनल यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये कौन सी प्लेस पे हुई है, सबमिट कहाँ हुई है? तो दोहा, कतर में ये हुई है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। दूसरा, ये जो दोहा डिक्लेरेशन मीन्स इस मीटिंग के अंदर दोहा डिक्लेरेशन नाम का डॉक्यूमेंट एक अडॉप्ट किया गया है। तो वो क्या है दोहा डिक्लेरेशन? तो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि दोहा डिक्लेरेशन किस चीज से संबंधित है। ओके, दोहा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो दोहा डिक्लेरेशन क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल करप्शन एंड इंक्रीजिंग टेक्निकल असिस्टेंस ऑन करप्शन प्रिवेंशन थ्रू एआई एंड डिजिटल टूल्स। मीन्स करप्शन प्रिवेंशन के लिए हम डिजिटल एआई टूल्स और एआई और डिजिटल टूल्स का यूज करेंगे, यही दोहा कन्वेंशन बात करता है। तो दोहा कन्वेंशन किसकी बात करता है? करप्शन प्रिवेंशन की। एक तो किसके थ्रू प्रिवेंट करेगा ये? एआई एंड टूल्स, डिजिटल टूल्स जो है हमारे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये कहाँ हुआ हमारा? रियाद, साउथ अफ्रीका में जो है रियाद जगह है, वहां पर हुआ है ये यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्फ्रेंस। सिंपली उसी जो पहला हमने न्यूज देखा उसकी तरह सीधा हमारा ये जगह पूछ सकता है, प्लेस ऑफ जो ये रियाद जगह है साउथ अफ्रीका में, कहाँ की ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस किस चीज से रिलेटेड थी, रिलेटेड किससे थी। तो रीअफर्म्ड आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम एंड रिलीजियस हार्मनी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी रिलीजियस हार्मनी किससे रिलेटेड थी? वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा प्रिंसिपल है कि जो विश्व है वो एक परिवार है हमारा। मूविंग टू नेक्स्ट, यूएन एनवायरमेंट असेंबली सेशन हुआ है हमारा नैरोबी, केन्या में। अगेन नैरोबी हमने अभी देखा था कि केन्या की कैपिटल है और ये हेडक्वार्टर है हमारा यूएनईपी का। तो यूएन एनवायरमेंट असेंबली सेशन हुआ है। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन ऑनगोइंग ग्लोबल एक्टिविटीज अंडर द ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब। मींस ग्लोबल फायर मैनेजमेंट के लिए जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये सेशन हुआ था। इंडिया ने क्या रेजोल्यूशन लिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर वाज अडॉप्टेड। ओके, तो इंडिया ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि किस तरह से ग्लोबल मैनेजमेंट है वाइल्ड फायर का उसको अडॉप्ट करना है। मूविंग टू नेक्स्ट, हन्नुका फेस्टिवल। हन्नुका फेस्टिवल ये देखो ये काफी न्यूज में रहा था, और जो चीज न्यूज में रहती है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि ये क्या था ना कि जो हमारी ज्यूइश कम्युनिटी है उसके ऊपर एक तरह से टेररिस्ट अटैक था। एक बेटे और उसके पिता ने ओपन फायर कर दिया था इस फेस्टिवल के टाइम पे ज्यूइश कम्युनिटी पे। ठीक है, तो देखते हैं हन्नुका फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ये। इसमें गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग जो ज्यूइश कम्युनिटी होती है खुद की गैदरिंग करके और उसमें लाइट्स वगैरह जलाते हैं और वो गॉड से प्रेयर करते हैं। तो मेजर ज्यूइश फेस्टिवल है ये, सेलिब्रेट फॉर 8 डेज, 8 डेज के लिए लगातार चलता है। क्यों ये न्यूज में था? हॉरिफिक अटैक टुक प्लेस इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल टारगेटेड मेंबर्स ऑफ द ज्यूइश कम्युनिटी, ये स्पेशली ज्यूइश कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। मीन्स उन्होंने क्या किया कि वो जो बाप और बेटे थे दोनों, उन्होंने इस ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये काफी इंटरनेशनल न्यूज में रहा था। ठीक है, हनुक्का फेस्टिवल। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई टेररिस्ट अटैक था जो भी था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फेस्टिवल क्या है, हनुक्का फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट, किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रोसेस रिलेटेड है हमारा
जो गवर्नमेंट डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, देखो इसमें क्या है। इंडिया इलेक्टेड टू चेयर किम्बरले प्रोसेस, मींस इंडिया को जो भी ये प्रोसेस वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि वोटिंग होती है, तो जिस तरह से वोटिंग के अकॉर्डिंग जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो उस पूरे प्रोसेस को चेयर करता है। चेयर करने का मतलब हेड करता है। तो इंडिया इलेक्टेड हुआ है वहां पे। किम्बरले प्रोसेस इज अ ट्राईपार्टाइड इनिशिएटिव, मींस 3 लोगों का ये इनिशिएटिव है। ट्राईपार्टाइड कौन कौन है इसमें? गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है और डायमंड इंडस्ट्री है। देखो भाई, जहां डायमंड इंडस्ट्री है तो आपको पता है कि वहां पावरफुल लोग हैं डायमंड इंडस्ट्री में। तो जहां डायमंड इंडस्ट्री है वहां पे ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट को तो आना ही आना है। तो गवर्नमेंट हो गई, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द ट्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट मतलब नकली जो डायमंड्स होते हैं उनको ट्रेड रोकने के लिए, ताकि क्या ना कि वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हमारे होते हैं उनको कैसे फाइनेंस किया जाता है। या तो आप उनको फाइनेंस कर सकते हो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हमको फाइनेंस करनी है कैसे करेंगे? या तो जो हमारा ड्रग्स वगैरह होता है, अफीम वगैरह, वो सब उसी में पैसा है, या फिर नकली नोट जो फेक करेंसी होती है। और दूसरा ये एक तरीका है डायमंड्स के द्वारा, जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स विच आर यूज्ड बाय रिबेल ग्रुप टू फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो उस चीज को रोकने के लिए ये किम्बरले प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें ये क्या है ना कि बैठते हैं और काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं उस चीज पे कि कैसे चीजों को सोल्व किया जाए, कैसे रोका जाए कॉन्फ्लिक्ट फंडिंग को। कैपुचिन मंकी, ये है हमारे कैपुचिन मंकी भाई, इंपॉर्टेंट बंदर है ये। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 8 कैपुचिन मंकी, ब्लैक कैप्ड बोलते हैं इनको। ब्लैक कैप्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके सिर के ऊपर के ये जो बाल होते हैं ना ये बिल्कुल काले होते हैं, है ना। मतलब आगे का व्हाइट होता है ये फेस जो होता है इनका, और इस पे ये ब्लैक बाल होते हैं, तो इसको ब्लैक कैप्ड बोलते हैं। ओके, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकी फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाए हैं हम, और बानरघट्टा पार्क में इनको छोड़ा। ये कहाँ है? हमारा कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में हमारा बानरघट्टा पार्क। तो देखो इंडिया के अंदर देखो पहले ही बहुत सारे बंदर हैं। दिल्ली के अंदर तो टीचर्स को लगा रखा है, बताओ बंदर गिनने के लिए और बंदर भगाने के लिए। इवन स्पेशल रिक्रूटमेंट वगैरह हुए थे अभी तो बंदरों को भगाने के लिए, और हम 8 बंदर और लेके आए हैं इंडिया के अंदर वो भी साउथ अफ्रीका से। पता नहीं क्या ही चल रहा है, बताओ। यहाँ पे लोग संभाले नहीं जा रहे हैं गवर्नमेंट से, और बंदर वगैरह, चीता वगैरह तक समझ में आ रहा था कि चीता वगैरह हम ला रहे हैं, देखो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब बंदर भी लाने लगे हैं। चलो बायोडायवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है। देखो ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मंकी है वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे स्मार्ट बंदर है। क्यों है स्मार्ट? क्योंकि ये क्या ना कि जो हमारे मूंगफली वगैरह होते हैं उनको तोड़ने के लिए ना इंस्ट्रूमेंट्स यूज में लेते हैं, और जैसे ओपन फूड खाना खाना और इनको नट वगैरह ब्रेक करने के लिए ये इनकी काफी, जो हमारी ह्यूमन लोग हैं उनसे काफी रिलेटेड सी एक्टिविटीज होती है, इसलिए इनको इंटेलिजेंट बंदर बोला जाता है। भाई इनको इंटेलिजेंट देखो इंटरनेशनल मार्केट में फेमस है। अदरवाइज हम जाओ देखो हमारे मनाली के अंदर हनुमान मंदिर है एक, वहां पे वो मंदिर इसलिए फेमस है कि वो आपका चश्मा मोबाइल वगैरह सब ले जाते हैं जब तक आप उनको खाने का पैकेट नहीं दोगे, चिप्स नहीं दोगे। मतलब सिंपल खाने से तो मानते ही नहीं, आप उनको फ्रूट फ्रूट दो, देंगे ही नहीं सामान वापस। जब तक आप उनको चिप्स कुरकुरे वगैरह नहीं दोगे ना, वो आपको सामान वापस नहीं देंगे। तो इंटेलिजेंट तो वो है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक टैलेंट है ना उसको गवर्नमेंट पहचान नहीं पा रही है, इंटरनेशनल टैलेंट के पीछे भाग रही है। यही इंडिया की कमी है, डोमेस्टिक टैलेंट को पहचानो भाई आप। ठीक है, तो डोमेस्टिक टैलेंटेड बंदर इतने हैं कि वो जो पॉलिटिशियन है उनको विदेश पहुंचा दे। ये क्या विदेश से लेके आएंगे बंदर को। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क। ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क है हमारे। कौन कौन से सिटीज, इंडियन सिटीज हैं जो आए हैं इस नेटवर्क के अंदर? एक तो वारंगल है, कहाँ है? तेलंगाना में है। त्रिशूर है, कहाँ पर है? केरला में है। और नीलांबुर है, कहाँ पर? केरला में। तो केरला के 2 सिटीज हैं हमारे, त्रिशूर और नीलांबुर, और एक वारंगल है हमारा तेलंगाना में। वारंगल तो हमेशा से फेमस रहा है, वहां पे एनआईटी है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, इसलिए वारंगल फेमस है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क क्या है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, GNLC, इंटरनेशनल पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क कोऑर्डिनेटेड बाय द यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मीन्स ऐसे सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जहां पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमको मिलती हो, जिन सिटीज से। कोऑर्डिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है? यूनेस्को
यूनेस्को के द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया जाता है। देखो कोई भी चीज होती है अगर वो यूनेस्को के फ्रेम में है, ठीक है, जैसे आप लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूनेस्को रिलेटेड हमारे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज देखा था, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। फिर हम शायद 1-2 क्लास नवंबर का जब करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लखनऊ है वो कुजीन के लिए काफी फेमस है, वो भी हमारे यूनेस्को की जो फ्रेम है उसमें आने वाला है लखनऊ भी, उसके बारे में बात करेंगे। तो यूनेस्को से रिलेटेड कोई भी चीज आती है और हमारा कोई भी सिटी है वो अगर रिकॉग्निशन उसको मिलता है, ठीक है, रिकॉग्निशन अगर उसको मिलता है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनेस्को क्या है ना, इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके द्वारा अगर कोई सिटी का रिकॉग्निशन हमको मिलता है तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 हमारे सिटीज हैं, वारंगल हो गया, त्रिशूर हो गया और नीलांबूर हो गया, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, रिपोर्ट्स और इंडाइसिस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, है ना, हमको ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है, क्योंकि अगर एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है तो हम भी नहीं घुसेंगे ज्यादा डिटेल में। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंपली रिपोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो एक तो पब्लिशर के बारे में, कौन, सॉरी पब्लिक लिख दिया इसको, पब्लिश कौन कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, रिपोर्ट में ये पूछ लेते किस चीज से रिलेटेड है वो, ठीक है। और लास्ट टू लास्ट अगर कुछ पूछ सकते हैं तो रैंक, ठीक है। ये जो रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे टिपिकल होते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं कि ये जो रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है वहां तक ठीक है क्वेश्चन, इवन यूपीएससी भी यही पूछता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है ना। बट क्या होता है ना कि सीडीएस एनडीए वगैरह जो एग्जाम होता है उसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि रैंक भी पूछ लेते हैं, वो सबसे टिपिकल काम होता है, देखो याद रखना, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके याद रखना पड़ेगा, फिर भी आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर आप बहुत ही श्योर हो किसी रैंक को लेके तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या होते हैं ना, स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं, कि अगर किसी रिपोर्ट में अगर आपकी रैंक अगर पूछ ली और आपको नहीं आइडिया है तो, है ना, ऐसे तुक्का भी मत मारना, मैं तो बोलूंगा आपको कि आप स्किप करें ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद है तो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सब की देखो रैंक वगैरह हमने इंक्लूड कर लिया नोट्स में। अगर आप याद करना चाहते हो तो कोई लिमिट तो है नहीं, बट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहली हमारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग इशू, ठीक है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग इशू ये किसने किया, टेस्ट एटलस है हमारी, टेस्ट एटलस, ओके। टेस्ट एटलस ये रिपोर्ट जारी करती है, उसमें हमारे 3 सिटी हैं जिनको अच्छी खासी रैंक मिली है। मुंबई को 5th रैंक मिली है, अमृतसर को 48th रैंक मिली है और न्यू दिल्ली को 53rd रैंक मिली है। मेरे को लगता है कि देखो अमृतसर न्यू दिल्ली वगैरह मैंने टेस्ट किया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं है ना ये रिपोर्टिंग थोड़ी सी बायस्ड है। देखो खाना जो है वो दिल्ली और अमृतसर का ज्यादा बेटर है मुंबई से, नो डाउट, इसमें कोई भी दो राय नहीं। किसी भी इंडियन से आप पूछ लीजिए भाई आप अगर होटल वगैरह में जाते हैं तो पहले क्या चीज ऑर्डर करते हैं, जनरली जो सबकी फेवरेट होती है वो हमारी क्या होती है कि पनीर लबाबदार हो गया हमारा, पनीर चिल्ला हो गया, ये सब। तो अमृतसर और हमारे दिल्ली के छोले कुलचे, ठीक है, कौन ही भूल सकता है, मतलब वर्ल्ड फेमस हो गए हैं दिल्ली के छोले कुलचे। तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मुंबई में हमारे वड़ा पाव वगैरह अच्छे मिलते हैं, लेकिन देखो मुंबई में भी खाना अच्छा मिलता है, बट पता नहीं इनका क्या क्राइटेरिया रहा होगा, बट खाने के मामले में अमृतसर दिल्ली मुंबई से अच्छे हैं, ठीक है। दो ये हमारा क्राइटेरिया है, बट जो रिपोर्ट में वो 5th रैंक पे मुंबई है। एशिया पावर इंडेक्स है सेकंड हमारा जो रिपोर्ट है। एशिया पावर इंडेक्स इशू किसने किया है, इसको लोवी इंस्टीट्यूशन हमारा इंस्टीट्यूट है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है ये, ठीक है। और इसने इंडिया को 3rd रैंक दी है एशिया पावर इंडेक्स के अंदर, मीन्स एशिया में हमारी क्या रैंक दी है उन्होंने किस बेसिस पे।
बट उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन हमारी थर्ड रैंक है एशिया पावर इंडेक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स। इशू किसने किया है इसको? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, HAI। इसमें भी हमारी थर्ड रैंक है, तो जिसमें बहुत अच्छी हमारी रैंक है वो आप ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंक है, ठीक है। तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो मैं अलग से आपको मार्क करके बताऊंगा। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंकिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा कितना पावरफुल पासपोर्ट है। तो ये आर्टोन कैपिटल है जो ये इशू करता है, और इसमें हमारी 66 रैंक है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या ना कि काफी डिबेट में रहती है ये न्यूज, चाहे वो पार्लियामेंट हो जाओ, न्यूज चैनल्स वगैरह हो जाओ, अगर कहीं सी कोई चीज बहुत ज्यादा डिबेट में रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट रही है ना, सिर्फ देखो सोशल मीडिया क्या है ना कि सिर्फ फन के लिए नहीं है, वो न्यूज वगैरह के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया आजकल। जो जेनजी वगैरह है वो न्यूज चैनल वगैरह से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा हमारी न्यूज पे रिलायबल रहते हैं। तो आर्टोन कैपिटल है जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंकिंग हमारी रिलीज करता है। अगेन ये भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है, सिप्री ने जो दी है, देखो इसको बोलते हैं सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के नाम से काफी फेमस है। 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज, इशू किसने किया? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसमें हमारी देखो थोड़ा सा अच्छी न्यूज है हमारे लिए कि टॉप 100 में हमारे 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टॉप 100 में है आर्म प्रोड्यूसिंग और मिलिट्री सर्विसेज के लिए। एक तरीके से अगर ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये क्या ना कि नेगेटिव है इन चीजों के अगेंस्ट में। देखो मैं आपको बताऊं, ये क्या ना कि इनका मोर और लेस ओरिएंटेशन क्या है, पीस की तरफ है, वर्ल्ड पीस की तरफ। तो ये एक तरह से नेगेटिव न्यूज पब्लिश करते हैं कि देखो इस कंट्री ने सबसे ज्यादा आर्म्स रेस के अंदर जो आर्म्स प्रोड्यूस करे हैं और इतने ज्यादा सेल करे हैं। हमारे लिए कैसे पॉजिटिव है? देखो इससे क्या ना हमको डिफेंस को एक तो बूस्ट मिलता है, ठीक है, हमारे जो डिफेंस है उसको बूस्ट मिलता है, हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं यूएसए रशिया ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया है ना कि चुपचाप बैठा रहे। इंडिया को सेल्फ रिलायबल तो होना ही है, कब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे? वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हम, डिफेंस के मामले में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा बहुत सारा फंड वहां जाता है, उसको हम हमारे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से, पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव तरीके से पब्लिश करी गई हो। जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो 44th रैंक पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो 58th रैंक पे है, और हमारा जो मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वो 91st रैंक पे है। तो देखो एमडीएल तो सारे ही जो हमारे शिप वगैरह आईएनएस वगैरह अरिहंत वगैरह जो भी बनते हैं उसमें इनका नाम आता रहता है, मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो हमारे 3 इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे रैंक पर रहे हैं टॉप 100 के अंदर। एक दो हमारा इनकी रैंक आपको ना भी याद रहे, और तो हमको कितना या क्या याद रखना है कि 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज जो इशू है वो किसने इशू किया? सिप्री ने किया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन से 3 इंस्टीट्यूट हमारे टॉप 100 में रहे? एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा है हमारा मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मूविंग टू नेक्स्ट, ग्लोबल वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, ग्लोबल वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स ये किसने इशू किया है? कि हमारा जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, उसमें हमारी 131 रैंक आई है। ओके, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, और टाइटल क्या है इसका? वो ग्लोबल वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। मूविंग टू नेक्स्ट, ये भी काफी न्यूज में रहता है हमारा, फोर्ब्स जो है। ओके, फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट टॉप 100 पावरफुल वुमेन ऑफ 2025, ये इशू कौन करता है? फोर्ब्स करता है, बहुत नामी है ना ये इशू है, हर साल काफी चर्चा में रहता है। मतलब एग्जाम आप कभी भी देखना न्यूज के फ्रंट पेज पे इसकी न्यूज आती है। अगर फोर्ब्स अगर रिलीज करता है ना खुद की लिस्ट, तो वो फ्रंट पेज पे होगी न्यूज हमेशा उसकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 24th रैंक है उनकी, निर्मला सीतारमैया जो है हमारी। 76 रैंक पे हमारी रोशनी नडार मल्होत्रा जो हमारी सीईओ है हिंदुस्तान ये HCL की, और हमारी 83rd रैंक पे है किरण मजूमदार शाह जो हमारी बायोकॉन है उसकी MD है। और फर्स्ट रैंक पे कौन रही है? फर्स्ट रैंक पे रही है हमारी जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन EU की जो प्रेसिडेंट है
वो है उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है इस न्यूज में? पहली चीज तो कि फोर्ब्स वुमेन मोस्ट 100 पावरफुल वुमेन ऑफ 2025, ये इशू कौन करता है? फोर्ब्स करता है, इसके नाम में फोर्ब्स है, तो याद रखना बहुत इजी है। दूसरा, कौन कौन सी वुमेन है जो इस न्यूज में टॉप 100 में रही है? निर्मला सीतारमैया, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है वो ना याद रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम हमको पता नहीं। देखो, निर्मला सीतारमैया सबको पता ही है। रोशनी नडार मल्होत्रा जो प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है, थोड़ा सा ना लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव रहता है, उनको इसका भी पता है। किरण मजूमदार, लेकिन अगर आप नहीं भी हो लिंक्डइन वगैरह पे एक्टिव, तो भी आपको याद रखना है रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो। ओके, जो इंपॉर्टेंट है, जो किसी को नहीं पता होगा, जो याद रखना है, वो उर्सुला वॉन डर लेयन। ओके, क्योंकि ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के। यूरोपियन कमीशन आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज है भाई। ईयू जो है हमारा, यूएसए के बाद में यही तो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।